हो तो आ गए आप लोग। हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और वेलकम टू आवर न्यू शो चक दे फट्टे। नाम बहुत यूनिक है, ऑब्वियसली यूनिक होगा यार, शो हमारा तो नाम भी तो यूनिक होना चाहिए। कोई पॉडकास्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई इंटरोगेशन नहीं होगी, लेकिन पूरी मस्ती होगी। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो पहले गेस्ट हैं, ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शंस एंड सिक्स स्ट्रीट आर्टिस्ट। सो सिमरन सिंह चड्ढा एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में काफ़ी कम लोग अगर नहीं जानते हो, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत होगा। उनको बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो चीज़ उनको दूसरों से अलग करती है, वही उनका हो रहा है। एट द मोमेंट एक इंस्पिरेशनल लीडर भी है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट दैट ऑनर टू वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर सिमरन सिंह चड्ढा। तो सर, लेट्स हैव अ सीट और शुरू करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने कहाँ से अपना एक करियर शुरू किया, आपने किस तरह से इस लेवल पे इस चीज़ को पहुँचाया, तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। Hi, my name is Simran Chadda. मैं एक्चुअली अपना करियर आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 14 विद माय फादर एंड मेरे को पहले प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जैसे ही मेरी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स हुए, बोर्ड हुए, जब वो छुट्टी आती 2 महीने की, तो आई स्टार्टेड तब ये गूगल और ये सब इतना नहीं वास था। तो उस वक्त मैंने लोकल लेवल पे किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो हेल्प कर दी। मुझे नहीं पता था वो ऐसे किसी को प्रॉपर्टी दिलाने में कमीशन भी मिलता है। तो जब किसी ने पहली बार ये दिया था ना, कि वहाँ पे तना आइडिया कि ठीक है मैं इसको ही थोड़ा आइडिया लगाता हूँ, इस्टेब्लिश करता हूँ। बिकॉज हमारे पीछे जो भी मेरे ग्रैंडफादर ये सब जॉब मतलब दे वो वर्किंग फॉर कंपनीज। तो माई फादर ही स्टार्टेड योर बिजनेस, बट दैट वाज अ डिफरेंट बिजनेस टिल 2003, जो वो मुझे नहीं, बिकॉज इट वॉज अ लाइसेंसिंग बिजनेस, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं उसमें या मंत्री तो उसमें ज़्यादा भागीदारी करें, हम कुछ अपना नया इस्टेब्लिश करें। तो 2003-2004 में फिर हमने रियल एस्टेट शुरू किया। मेरे डैड ऑफ कोर्स उन्होंने साथ में हेल्प की, हमें गाइडेंस उनकी थी फाइनेंशियली, मतलब क्या फाइनेंस अगर पैसा आ भी रहा तो क्या किधर तो उसको इन्वेस्ट करना, वो सब उनकी गाइडेंस रहती है। तो 2004 में मैंने पहले अपनी डील क्रैक करना शुरू की। थोड़े पैसे जब उससे आ गए तो आई थिंक 2006 या 7 में हमारी एक प्रॉपर्टी है CSK रोड कलीना में, हमने उसको बेसिकली, इट वॉज अ स्मॉल ऑफिस, फिर हमने उसको तोड़ के अपनी बिल्डिंग बनाई उधर। Then at that point we realized कि ठीक है, let's go into construction line, let us become a developer। तो फिर 2006-07 से हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। जो प्रोडक्शन की लाइन है ये बेसिकली इसमें लाने वाला मनप्रीत सिंह चड्ढा है, क्योंकि लिए मेरा दूर दूर तक 2017-18 तक प्रोडक्शन से कोई लेना नहीं देना नहीं था। ये था कि कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है जिसमें कोई फिल्म स्टार या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रहते थे, पर ऐसा हमने कोई इस लाइन में कभी ऐसा ये नहीं सोचा था कि हम वी विल बी इनटू प्रोडक्शन लाइन और वी विल बी रनिंग एन एजेंसी। It's a very different sector actually, you know, because I remember आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बैकग्राउंड से मीडिया हाउस में आना इज़ अ वेरी बिग स्टेप टू टेक। तो वो थॉट, जैसे कि अभी आपने एक बहुत ही अहम नाम लिया, तो गाइज दिस नेम इज़ अ वेरी बिग नेम। आई थिंक अगर ये इंसान नहीं होते तो आज थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शंस जिस लेवल पे है उस लेवल पे शायद ही पहुंच पाता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मनप्रीत सिंह चड्ढा। तो सर, आप बता सकते हैं कि मनप्रीत की आइडिएशन क्या थी जब उन्होंने सोचा, बिकॉज बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर देन यू नो टोटली रनिंग ऑन अ ट्रैक जहाँ पर आप क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हो, आप डायरेक्ट करते हो शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज़। तो यहाँ से इस लेवल तक आने का जो एक थॉट था मनप्रीत का, उसने कभी आपसे इसे डिस्कस किया था कि मतलब मुझे ये करना है, और ही सोनली स्टार्टेड दिस एंड नाउ इट्स अ वेरी बिग फर्म? मुझे याद है 2016 आई थिंक अक्टूबर नवंबर में उसने जब कोई नाम सर्च कर रहा था बहुत जगह, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका जो CA है वो भी उसका क्लासमेट था स्कूल से। तो वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो कुछ नाम सर्च कर रहे थे अपने रूम में बैठ के, ब्लाइंड। तो मैं बोला क्या कर रहे हो, तो बोलते ये नाम कैसा था, थर्ड आई ब्लाइंड प्रोडक्शन। तो मैं बोला ये क्या तीसरी आँख, मतलब हाँ बोला मतलब ये कहाँ से आया, क्या कर रहे हो। बोलते ऐसे हमें कंपनी फॉर्म करने का। तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि पेपर
वर्क जो है जो भी है A to Z बराबर होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए। Right. तो ये थर्ड आई ब्लैंक उसने किया, बट ये जब तक हो नहीं जाता था ना काम तो वो बताता नहीं था। उसको ये होता था कि अगर मैं बता दूंगा पहले तो शायद एक होता है ना कि अड़चन आएगी या ऐसा कुछ, उसका मानना था ऐसा। तो 2017 में उसने कंपनी खोली, ऑफिस भी उन्होंने अपने बलबूते में एक का वर्क स्पेस समथिंग लाइक एकदम बढ़िया ऑफिस दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम चलेगा इधर से, लकी जगह है। तो उसको बताया तो उसने बोला ऑफिस आ जाओ। हम ऑफिस गए तो 3-4 लोग थे, दे वर डूइंग समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटर्स, एडिटिंग, ये सब हमें बेसिकली सर के ऊपर से जाता था, हमारा तो लाइन एक डिफरेंट थी। तो उसने उधर से शुरू किया, फिर उसको ग्रोथ करनी थी तो क्योंकि उसको पता था कि मैं और डैक प्रॉपर्टीज़ में एक्सपीरियंस है, हमारे को नॉलेज है, तो और हम बेसिकली गाइडेंस दे सकते हैं। तो सब मेरे ड्यूटी लगाए कि ऑफिस लेना पहले तो। मैंने उसको बोला आपका नया बिजनेस है तो लेट्स रेंट इट आउट। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो ऑफिस तो अपना ही लेना है, कि मेरे को एक जो बेस है वो अपना ही रखना है। तो हमने 2017-18 में जब उसके लिए ऑफिस, और लेना भी अंधेरी वेस्ट में ही है। अब मेरे पास 3 ऑफिस अंधेरी ईस्ट में, एक BKC में भी है, पर उसको KG जो हैपनिंग है, जो मेरी लाइन का काम है, वो सब लोखंडवाला से, मतलब अमंगस्ट द कॉम्पिटिटर। यस तो मेरा ये सारा काम लोखंडवाला में होता, तो मुझे इधर ही ऑफिस लेना है। आई थिंक 2018-19 से हमने ऑफिस देखना शुरू किया, एंड किस्मत से मिलता ऑफिस भी बेसिकली अब 10 देखो, हमने काफ़ी देखे, कोई बिल्डिंग छोड़ी नहीं, बट जाके हमें मिला 2020 में हमारा ऑफिस, जो हमने फिर पेपर वर्क किया सारा। और मनप्रीत वॉज वेरी बैड इन पेपर वर्क, बाकी सब चीज़ों में अच्छा था, बट उसको बेसिकली अगर बोल दिया मैंने पढ़ लिया है तो वो बिना देखे साइन कर देगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है क्रिसेंट में, उसके एग्रीमेंट तो उसने पढ़ी भी नहीं, अच्छा उसके नाम पे, बट वो सब मैंने पढ़ा, मैंने बनाया, और मैंने उसको बोला पढ़ ले एक बार, तो बोलते हैं तूने पढ़ लिया बस बात खत्म, और ऐसे उसने साइन कर दिया। तो 2020 में उन्होंने अपना ऑफिस लिया, बट जो कंपनी थर्ड आई ब्लैक प्रोडक्शंस है वो काफ़ी ऑफिस शिफ्ट करके आए हैं। पहले हमने एक रेमी में उनका था, फिर हम अंधेरी ईस्ट में जो मेरा एक ऑफिस है टेम्प्रेरी उसको यूज़ करे थे जब तक हम सर्च करे थे नया ऑफिस इधर, और फिर 2018 में हम विक्टोरिया में है, जो आज भी हमारा बैक एंड ऑफिस है। और जो उसका जो फर्स्ट ऑफिस आप थर्ड आएगा जो अपना खुद का बोल सकते हो, वो विक्टोरिया ही है, ओके। जो बेसिकली उन्होंने जहाँ से अपना तो बेसिकली वहाँ से शुरुआत। हाँ जी एब्सोल्युटली। जब एक बार वो विक्टोरिया में है तो उसके बाद उनको था कि अगर बड़ा ऑफिस भी लेना है तो इसी एरिया में लेना है, क्योंकि इसी एरिया से मुझे अपना इस्टेब्लिश करना, और जो मेरा जो काम है, मेरा जो फिल्म लाइन का मैं प्रोडक्शन का करता हूँ, वो बेसिकली मेरे को उधर ही सेंटर पॉइंट में बैठना है। सो एक लर्निंग पर्सनालिटी थे मन Right. की, मतलब हम अगर कोई चीज़ हमें कुछ सीखना है तो हमें लोगों के बीच में रह के सीखना, एब्सोल्युटली बिकॉज इफ वी मूव आउट ऑफ दैट स्पेस तो वो टोटली आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। एब्सोल्युटली। सो मनप्रीत हमेशा से, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ लीडर हैज़ टू बी अ परफेक्शनिस्ट who always wanted to compete with different people and launch, or I would say, you know, make a benchmark in this industry. So sir, जैसे भी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मतलब एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स बहुत ही अलग राय देते हैं, बट एट दी एंड क्या होता है पता है, वो फॉलो कर रहे हैं एक ट्रेंड को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है एंड देन वी यूज़ एन ऑडियो, हर कोई वही ऑडियो यूज़ करेगा, राइट। सो एक बेसिक ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही ट्रेंड आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आर यू दैट पर्सनैलिटी हु गोज इन टू दैट स्ट्रीम ऑफ फॉलोइंग अ ट्रेंड, और एल्स आप फ्लो के एकदम डिफरेंट जाके अपना कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हैं? ये चीज़ मैंने मनप्रीत से सीखी। जब 2017 में कंपनी चालू की थी तब काफ़ी कम लोगों को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटर्स, रील, स्टोरी पता थी, बट बहुत कम लोगों को पता थी। मतलब जो आज का सिनेरियो, जो 2007 बहुत कम आइडिया होगा शायद। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत कम थे उस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेसिकली ज़्यादा करके ब्रांड्स और माय मस्ट थे। उसका ये मानना था, जो उसने मेरे को सिखा मतलब मैं उसको देख देख के, हालांकि वो मेरे से 5 साल छोटा था, बट सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज़रूरी नहीं कोई बड़ा ही सिखाए, छोटा भी सिखा सकता। एग्जैक्टली। उसका ये मानना था कि समथिंग डिफरेंट, कि अपना ही एक अलग ट्रेंड चलाओ और लोग आपको फॉलो करें, रादर देन यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग। क्योंकि आप जो फॉलो कर रहे हो वो तो पुराना हो ही जाएगा, आप किसी ने बनाया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद यू आर जस्ट फॉलोइंग अ लाइन, कि कोई चल रहा है आगे, आप उसके पीछे चल रहे हो। बट उसका ये मानना था, जो उस वक्त तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मैं लेग बैक था, और ही वॉज अ लिटिल पर्टिकुलर, बट आज मुझे लगता है कि यस एब्सोल्युटली
कि ट्रेंड तो अपना ही बनाना चाहिए, कि जैसे मनप्रीत ने अपना किया कि जी मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स से या ब्रांड के लिए या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा ये मानना है कि एंड हमारे बेसिकली जो आई विल नॉट कॉल एन एम्प्लॉइज, ये ऑल माई ऑफिस पीपल आर माई फैमिली टू बी प्रिसाइज, जैसे मनप्रीत की भी वो फैमिली थी, तो आइडिएशन इधर से आते हैं, आपको तो पता है आइडिएशन तो आइडिएशन इधर से आते हैं और हम उसको हम ये नहीं बोलते कि नहीं मेरा आइडिया, हाँ एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है और सबके आइडिएशन रख के व्हाट वी वांट टू क्रिएट इज समथिंग यूनिक, कुछ नयापन लाना रादर देन फॉलोइंग ट्रेंड। जो आज ट्रेंडिंग है किसी ने शुरू किया तो हम वो किसी में आना चाहते हैं जो नया ट्रेंड लाइक लेके आए। तो कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, Absolutely. अदरवाइज वो वही होता है ना सर, वो कहावत है जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन यहाँ पर जो दिखता है वो तभी बिकेगा अगर आप क्रिएटिव होंगे। तो सर कभी ऐसी कंप्लेंट्स आई मतलब आपके लाइफ में या मतलब कभी मनप्रीत के लाइफ में कि मतलब यार सिमरन इज नॉट कमिंग ऑन टाइम, आई मीन व्हाट इज दिस, वी हैव टू गो फॉर द डिनर, मतलब ऐसे कुछ हुआ है सर कि मतलब कभी मतलब घर से ऐसा कुछ हुआ है आपके लिए मनप्रीत के लिए कि यार ये लोग टाइम पे नहीं है बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो हमारे लिए टाइम कब निकलेगा? तो ऐसा कुछ हुआ है सर कभी कोई कंप्लेंट्स? घर से तो मनप्रीत के लिए होती थी, मैं तो टाइम पर घर जाता था। अच्छा, मनप्रीत को मेरे से कंप्लेन होती थी कि मैं ऑफिस से जल्दी चला जाता था, तो मैं आता था 12:30 बजे ऑफिस दोपहर को, 5-5:15 बजे मैं जिम के लिए निकल जाता था, तो उसका क्या भी नीचे था तो वो ऐसे देख के ऐसे करता था और फिर शाम को मुझे नहीं बोलता था क्योंकि आई एम द एल्डर वन, तो मॉम को जरूर कंप्लेन करता था यार कि ये राजा साहब 1 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं जिम, घर पे 8 बजे आते हैं। द लेट बॉय, वो जो क्लासरूम में होता है ना, सबसे लास्ट में आना और सबसे पहले निकलता। हाँ वो मैं ही था और जब तक होता तब तक तो वही करता था। और हाँ फैमिली को उससे कंप्लेन होती थी कि बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क 14 to 16 आवर्स, अगर किसी ब्रांड को कमिटमेंट दी है तो टाइम इज ऑफ एसेंस कर उसको वो मानते थे। तो अगर किसी ने बोला कि आज ही इसको कंप्लीट करना है तो कभी कभी 10, 11, 12 भी बच जाते थे ऑफिस में। तो हाँ फैमिली को कंप्लेन होती थी बहुत। हार्डली आई थिंक वीकेंड्स में हम लोग साथ में डिनर या लंच ब्रेकफास्ट कर लेते थे रोज, बट डिनर या लंच आई थिंक आपकी रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिजी मेरे से ज़्यादा उसकी थी। तो मैं तो मतलब हम तो कोशिश करते कि हफ्ते में 2-3 बार डिनर साथ में करें, बट उसकी बेसिकली ये लाइन भी ऐसी है ना प्रोडक्शन के, इसमें कोई 9 to 6 या 9 to 5 तो है नहीं। मतलब जो अगर किसी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है कि आज ही करनी है तो उसको आज ही कंप्लीट करके देना। तो सर ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन मेरे को लगता है ना यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेके ना थोड़ा फनी एलिमेंट आना चाहिए। सो गाइज इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट 2 जहाँ पर होगी मस्ती, फन, गेम प्ले। स्टे ट्यून्ड। तो सर आपने देखा सेटअप चेंज हो गया, आप देख रहे हैं आपके सामने बहुत सारा खाना है। तो यही है हमारा गेम का सेगमेंट जिसका नाम है कभी सच कभी झूठ, जो सर थोड़ी सी कभी खुशी कभी गम वाला फीलिंग देने वाला है। तो सर गेम ऐसा है हमारा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें खाने की रखी हुई हैं और कुछ चिट्स रखे हुए हैं। सो बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने सही दिया तो मैं इसमें से एक चिट उठाऊंगा, वो चिट में जो भी चीज़ लिखी होगी वो मुझे खानी है, ठीक है? अगर आपका जवाब गलत निकला तो सर ये जो डिलिशियस फूड है जिसका अरोमा यहाँ से मुझे आ रहा है वो आपके पेट के पास मिल जाएगा। ओके सर कैसा लगा गेम? सिंपल है, सिंपल गेम। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सऊदी अरेबिया में ना सर एक कैमल्स का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा था कि करीबन 40 कैमल्स को ना डिस्क्वालीफाई कर लिया था ड्रग यूजेज की वजह से। तो अब आप बताइए कि ये जो फैक्ट है, ये जो न्यूज़ है, ये सच है या झूठ है? मतलब इज इट ट्रू और फॉल्स? कैमल रेस तो सुना था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वही क्वेश्चन है हमारे। सोचिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहीं पढ़ा है कुछ? रेस का तो पढ़ा देखा है, सुना है, टीवी में भी देखे कैमल रेस तो लोग करते होंगे। आई विल गो विद ट्रू कि हाँ मतलब डिस्क्वालीफाई किया है। नहीं सही में ट्रू है यार। मतलब अच्छा, ये गेस करने की पावर मतलब है मतलब पहले से या फिर ऐसे? मैंने ऐसे मतलब रेस के हिसाब से बोला था, तो कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो समथिंग नहीं होता। सर आपने मेरे को दुविधा में डाल दिया। अब मैं कौन सा चिट उठाऊं? क्या भाई साहब दिखाओ इधर। अच्छा अगर आप देखेंगे तो इस पे लिखा है ओरियो मैगी। तो सर जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया मतलब वो आज
घर आप रहे हो, रोना मुझे आ रहा अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़ रहा है है। जो तो पालक लग रही थी ओरियो भी आपने बताया। सर। ये ओरियो थोड़ा बड़ा चम्मच लीजिए प्लीज। सर इतना मेरे ख्याल से ठीक है। चम्मच बड़ा है ना सर हमारे पास? अरे मतलब बाइट बड़ी ली। अच्छा बाइट बड़ी लूँ, ओके फाइन। तो हमें बाइट बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि सर ने बोला है तो चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छी लगी आपको? बड़ी लगता है बनाने वाले के मतलब दाद देनी पड़ेगी। ये जिसने ही बनाया ना, मैं पर्सनली उससे घर जाके उससे मिलने वाला हूँ क्योंकि इंसान का पेट ओरियो और मैगी को मिक्स करके कभी नहीं भरा जा सकता। बहुत वियर्ड था। तो सर मेरे पापा ने मेरे को ना बचपन में एक कहानी बताई थी। कहानी नहीं मतलब एक फैक्ट ही था। सो बेसिकली पोलैंड के लोगन वेस्ट्रे करके एक जगह है, ठीक है, वहाँ से लेके स्कॉटलैंड तक मतलब कोई फ्लाइट्स जाती है। वो फ्लाइट टेक ऑफ करने से लैंड करने तक का जो टाइम लेती है वो है करीबन 1 मिनट 32 सेकेंड। तो आप मेरे को बताइए ये फैक्ट सही है या गलत? कहीं पीछे मैंने कहीं पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड। टाइम मुझे ध्यान नहीं कि 1 मिनट 32 सेकेंड, जो आप इतना प्रिसाइज टाइम बोल। यस सोचिए। आई थिंक इट इज द फ्लाइट टाइम जो बोल रहे हो कि टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग तक। सर 1 मिनट 53 सेकेंड है। आई गो विद ट्रू। मैंने कहीं सोचा था और कहीं सोच के मतलब कहीं सुना था और बाद में सोचा था कि फाउंडर्स कभी गलत नहीं होते। फाउंडर सच में गलत नहीं होते, इसका भी आंसर ट्रू है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना सर कि मैंने ना मतलब हमारी क्रू ने ये मेरे लिए बनाया। तो सर वील गो विद द रूल्स। और अगर हम देखें तो थोड़ा सा पढ़ लिया पहला वर्ड मैंने। मैं ये छुपा देता हूँ बिकॉज अगर मेरे को लग रहा है ये सर देख रहे हैं, चोरी छुप के देख रहे हैं। मैंने देखा नहीं मतलब आप So guys, दिस इज कॉकटेल। और सर कॉकटेल्स मतलब ऐसे तो आप जानते हैं मतलब बैक ऑफ द स्टेज मतलब चलती रहती हमारी। चलती रहता अंधेरी में। तो सर बाकी बहुत सारे कॉकटेल्स होते रहते हैं। आई थिंक ये डिफरेंट लग रही है ऐसा। सर ये एक्चुअली मेरे को थोड़ी सी ना ऐसे वो रेड वाइन टाइप थोड़ी सी फीलिंग दे रही है, बट देन ना थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप ऑडियंस को इनकी इंग्रेडिएंट्स पे तो बताइए जो आपको भी फील आ रही। मतलब अगर आपको तीखा खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और अगर आप खट्टा भी एट द सेम मोमेंट खाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे। आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा और बना के पीना और बताना कि मेरा जो रिएक्शन था वैसे ही आपका रिएक्शन आया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है। मैंने सर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, हमसे ना हो पाए। तो सर लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो 1992 में एक जहाज़ था, ठीक है, जो समुद्र से गुजर रहा था। एक तूफान आया और उस जहाज़ में ना करीबन 30,000 जो रबर की डक्स होते हैं ना सर, छोटे छोटे वो थे, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि जहाज़ डूब गया समुद्र में और वो डक्स नहीं मिले। किसी ने उसकी कंप्लेन करवाई थी, मतलब मिसिंग कंप्लेन कराई थी। आज तक वो डक्स नहीं मिले। 30,000 रबर डक्स मिसिंग कंप्लेन किसी ने कराई है और आज तक वो डक्स नहीं मिले। सोचेगा मैंने तीनों चीज़ क्यों उगाई आपको। अब मुझे बताइए ये आंसर सही है या गलत? जहाज डूब गया, डक्स की कंप्लेन कराई सर। यस आई थिंक ये फॉल्स है। मतलब जहाज को छोड़ के सब छोटे डक्स की कंप्लेन क्यों कराएगा कोई सर? फाउंडर हमेशा सही नहीं होते। इस बार गलत है, इस बार बहुत गलत है। और सर मैं खुशी हो रही है आपको मेरे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना इसमें से जो बची हुई चीज़ है सर वो आप खाने वाले हो। तो सर प्लीज़ ये जो बाउल है इसमें आप एक चीज उठाइए। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग बना था क्योंकि बची हुई तीनों चीज़ है ना बहुत थोड़ा मेरे को डिजास्टर्स लग रही है। एक तो आपने सुना है वो भगवान के घर दे रहे हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो चिटोना सिस्टम है ये चिली विथ चिली सॉस। ये जो आपको पता है ये पानी का ग्लास लगेगा ये आपको जो
चार आपको पतली सी ऐसे चिलीज दिख रही है ना सर, नेगी फिंगर। तो उसमें आपको एक टेस्ट करना है और सबको बताना है कि वो टेस्ट कैसा है। चिली तो क्या है, चिली एक्सक्लूसिव है, किधर नहीं मिलने वाला है, चिली विद चिली सॉस। पूरी खानी है कि ठीक है? सर मेरे पास तो 3 और है। नहीं मैं तो सर की रिएक्शन है थोड़ा, मेरे को ऐसा कॉम्बिनेशन हियर तो नहीं लग रहा है, बट वो जो तीखापन है ना अंदर से, ठीक ठाक चिली सॉस थोड़ी ज़्यादा पड़ गई है। सर आप उससे आवाज हुआ आपकी हाँ पता नहीं खुशी के कम। खुशी के आस में। तो ये सर एक्चुअली ये ट्रू है, सही में किसी ने कंप्लेंट कराई थी, और एक्चुअली ये फैक्ट लोगों को लगता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, गलत है, बट ये सही है। उसका ट्रू तो मुझे महंगा है ग्रीन चिली के। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसका ट्रू बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है सर को। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बट यू हैव टू बी स्टार्टिंग फॉर दैट। मैं आज के बाद मैगी कभी नहीं खाऊंगा। ओके, तो तेरी वाली भी मुझे दे देना, मैं खा लूँगा। सर मेरी वाली मैं सोच रहा था आपको दूँ, बट वो मैगी का टेस्ट दोस्तों इतना बढ़िया था ना, मतलब सोचिए मैगी में ओरियो डाल के कौन खाता है। आपको याद आ रहा होगा राइट, आपने अपने दोस्तों को भेजा होगा, आप आई परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फूड का। आज वही हुआ हमारे साथ, मैंने छोड़ दी है मैगी, लेकिन सर आपके लिए बची हुई है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू, सिर्फ मैगी चाहिए थी बट तो गाइज हमारा थर्ड सेगमेंट है, जो सीरियस से नहीं कहूँगा बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सर आपको ऐसा लग रहा नहीं कि हमारे हर सेगमेंट के जो नाम है बहुत सोचे समझे और बहुत ज़्यादा यूनिक, ज़्यादा सोचे समझे सर बहुत ज़्यादा सोचे समझे वाले सेगमेंट्स है। तो सर ये बेसिकली क्या पता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है का जो एक हमने कॉन्सेप्ट ये सोचा है कि हम आपसे 3 चीज़ें पूछेंगे, आपको हमारी ऑडियंस को उस पर एक इन्फॉर्मेटिव आंसर बताना है, आंसर तो नहीं बट एक सजेशन देना है कि आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, और वो जो आपने सीखी है वो चीज़ों को आप कैसे ऑडियंस को बता सकते हो, अपनी लाइफ में रेप्लिकेट कर सकते हो उसको। तो सबसे पहला जो हमारा एक वर्ड है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेसिकली मुझे समझने में भी थोड़ा टाइम लगा था। अभी भी हम जो इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, मेरा ये मानना है कि यूएस, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो हमसे अभी भी 4 साल 5 साल आगे। अभी भी हम काफ़ी ब्रांड से जो उनको हम अप्रोच करते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं, काफ़ी ब्रांड्स को अभी भी इसमें लेके एक कन्फ्यूजन होती है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या। जब हम पहला सीजन शूट कर रहे थे रियलिटी शो का 2020 में, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, फेम हाउस, तो तब आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द क्रिएटर, बट मैं शाम को मुझे फ़ोन आया असिस्टेंट का कि बाहर गेट पे आई है शो से बाहर, मतलब वो जो हमारे लोकेशन थे वहाँ से बाहर, हम गोवा में कर रहे थे और सिकलू की एरिया था। तो मैं बाहर आया तो उन्होंने बोला सर ये 5-6 लड़कियाँ आई हैं अपनी फैमिली के साथ, और एक पट्टी, मैं नाम भूल गया वो क्रिएटर का, पट्टी जी उसको मिलना है, इंटरव्यू उनको मिलना है। तो मैंने हमारी टीम मेंबर से पूछा जो हमारी कंपनी में कि ये इतने फेमस हैं कि मतलब इनके बारे में लोगों को इतना पता है। देवर फ्रॉम आई थिंक बैंगलोर और हैदराबाद, जो ड्राइव करके आए थे, जिनको पता लग गया था कि ऐसा शो बन रहा है, और बेटी माँ बाप भी बोल रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि बेटा इसको मिला दो नहीं तो वापस नहीं जाएगी। ये शाम के कुछ 7-8 बजे थे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, टाइप ऑफ वर्ड ऑफ माउथ में, जिसमें आपके ऑडियंस ज़्यादा हो जाती है। जो भी इंस्टा में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, आपको बेसिकली ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना, बेसिकली इन्फ्लुएंसर ने कर दिया तो उसकी ऑडियंस ही आपकी बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब उसको देख के आप अप्रोच कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को। तो वी हैव स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी जो हम कर रहे हैं, जो ट्रेंड हो रहा है और जैसे आगे हम इसको जाते हुए देख रहे हैं, उसमें काफ़ी अभी अंतर है। मतलब अभी काफ़ी चीज़ें जो हम, जैसे मैंने आपको बोला कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में अभी भी वो हमसे 2-3 स्टेप आगे हैं अभी। तो हमें उधर पहुँचने के लिए बहुत सारी इसमें स्कोप भी बहुत है, और इसमें बेसिकली अभी भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं पता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सेल्स टीम के साथ एक पैरेलल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम भी रखी, ओके, जिसमें एक पूरी टीम है 4-5 लोगों की, डेवलपर हो गए, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, आपके फैशन क्लोथिंग वाले हो गए, इन्होंने भी अभी ये रखना शुरू किया है। तो वो भी हमारे को अप्रोच करते हैं कि हमारे पास ये क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स है, बट हमको और भी चाहिए। तो आपको तो पता, हम तो हर टाइप, मतलब माइक्रो, नैनो, मेगा, हर इन्फ्लुएंसर से
we work with them, and we are obliged because they are also working with us. There are many जो पिछले 3-4 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं. They are also side by side, and of course हमारा तो काम है उनको प्राइस ला के देना, और ब्रांड्स का भी बेसिकली जो डिलीवरेबल्स है टाइम पे उनसे करवा के देना, तो उसके लिए टीम ही है पूरी. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टिल has a very long way to go, according to me. So basically, as you all heard, influencer marketing is a concept, a thing, an aspect that has a long journey ahead, right? So after influencer marketing, अगर हम बात करें सर, तो the next word, I won't say it as a word, but ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, leadership. So today we are, looking on to various social media websites wherein, people tend to post different things that leader ऐसे होने चाहिए. We are not getting jobs, or else, काफ़ी सारे लेआउट्स हो रहे हैं, लेऑफ्स हो रहे हैं. तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर लीडरशिप एक वर्ड है, आप हमारी ऑडियंस को लीडरशिप कैसे डिफाइन करें? लीडरशिप मेरे हिसाब से, या जो मंत्री के हिसाब से भी था, हमने जब कंपनी खोली थी, जब उन्होंने खोली थी, 5 लोग थे. आप उसको एम्प्लॉयज़ बोलते हो, मैं फैमिली मेम्बर्स. तब मैं इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था, बट हमने तब नहीं सोचा था. हमारा सिर्फ एक ही था मन में या दिमाग में बात चल रही थी कि सबको साथ लेके चलना. राइट. तो हम 5 से 50 तक आए. आई थिंक सबको साथ लेके आए, बट ऑब्वियसली बीच में किसी की थिंकिंग, किसी को एक कंपनी में अलग अलग एरिया से, लोकेशन से, डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, काम करते हैं. तो अगर अनलेस किसी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको अपने शहर वापस जाना पड़े, नहीं तो हम वी मेक इट अ पॉइंट कि सबको साथ में लेके चलें. दैट इज द मेन. टीम वर्क सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव दैट लिबर्टी, यू नो दैट यू आर द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टिल अगर आप वो थॉट लेके चलते हैं कि यार अगर एक लीडर ही अपने एम्प्लॉय को नहीं समझेगा, तो फिर ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती. सो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, फॉर यू एंड फॉर मनप्रीत, लीडरशिप वॉज एन एस्पेक्ट और एल्स अ बेसिक वर्ड मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पर आपने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एक बोलते ना एक सपोर्ट दिया, काफ़ी सजेशंस दिए कि वो कहाँ पे किस फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेट इट बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एनीथिंग एल्स. तो सर अगर जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन अगर कोई ऐसे रख देता हो ताकि मतलब नहीं ये चीज़ है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर कोई जूनियर, तो सर वो चीज़ को आप कैसे ग्रैब करते थे, कैसे डाइजेस्ट कर देते? हम उसको सजेशन के हिसाब से लेते थे कि एक सजेशन है, उस पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता था, जिसमें जिसकी तरफ से सजेशन है वो तो होते थे, बट जो फाइनल अप्रूवल है वो ब्रांड्स का है. तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम विद द कंपनी. So that's the best part, wherein you go ahead with your suggestions, your words, your verdict. Organization आपके साथ, आपके support में हमेशा रहेगी. For that instance, I would recollect this memory of Manpreet. Once we were sitting and we had a thought कि Manpreet, what if we do this thing in this manner? And literally the sentence which came out was, why not? सो ये सर वाई नॉट है ना, बहुत कम सुनने मिलता है मुझे. मतलब मैंने देखा है दूसरे एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो मेरे काफ़ी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स हैं, मतलब ये वाई नॉट वाला जो वर्ड होता है ना, बहुत कम सुनने मिलता है. कि आपके फाउंडर बोलते हैं हाँ ठीक है, क्यों नहीं यार, कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से करिए, लिबर्टी है पूरा, हम तो आपके ऊपर हैं, कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे. तो ये थॉट सर बहुत अच्छा होता है. ये थॉट तभी आता है जब इंसान अपने आप में बिलीव करता है. एंड गाइज, द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर शो इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. सो सर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभार सोचते हैं यार नहीं हो रहा है मुझसे, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये. तो सर ये जो एक कॉन्सेप्ट है बिलीव इन योर सेल्फ, जो हमेशा मनप्रीत ने भी सबके सामने रखा, आपने भी हमेशा सारे लोगों को वही सिखाया. तो सर ये बिलीव इन योर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए डिटेल में. मेरे डैड का एक कहना है, ही मतलब वो चाहते थे कि जब हम 12th या ग्रेजुएशन करें तो अमेरिका पढ़ने जाएं. मैं भी गया, मनप्रीत भी गया था 2012 में. उससे 3-4 मैंने एक एडमिशन ली भी एक सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई, टैक्स साथ में गए थे. तो ये कॉन्सेप्ट उधर से बेसिकली आई बिलीव कि आप ट्राई करते जाओ, सक्सेस होते फेल होते वो हमें नहीं पता, बट आप ट्राई, अगर अपने अंदर बिलीव करोगे तो आप ट्राई करो, एंड रिजल्ट
वो छोड़ दो। तो ये ऐसी बेसिकली मनप्रीत को मेरे को मेरे फादर की तरफ से आया कि ये हमने उधर देखा, क्योंकि जब मैं उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था NYU में, मुझे याद है मेरे बाजू में बेंच में जो बंदा पढ़ रहा था, ये वो 50 years old एंड आई वाज लाइक इन 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-06। तो मैं तो अपनी ग्रेजुएशन ही करा। हाँ, तो मैंने उनको पूछा कि आप तुम व्हाट आर यू एस्पायरिंग, अब 50 years की उम्र में योर स्किल स्टार्टिंग। अभी तो नॉर्मल हो जाता है, आप घर बैठ के पोस्ट ग्रेड ये सब कर सकते हो, उस वक्त नहीं होता था ये। तो बोलते आई वांट टू बिकम अ नर्स, वो जो जेंटलमैन थे। तो मैं बोला बट यू आर लाइक 50। तो बोलते सो व्हाट, लर्निंग इज नेवर। तो एट 50 ही वाज बिलीविंग कि 2 साल और पढ़ के ही विल बिकम अ नर्स। तो बेसिकली उनके पास ये आता है कि आप ट्राई करते हो। जितने भी आप देखोगे आज बड़े CEOs है कंपनी में, या डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मैं पीछे एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जैक मा का, जो अपने अली बाबा के जो फाउंडर है, वो बोले मैं तो KFC से मुझे बेसिकली आई थिंक 30 or 40 times रिजेक्ट किया था फॉर अ सेल्स बॉय जॉब। ओके। और आज KFC भी सोच रहा होगा कि शायद 30-40 टाइम्स ही वाज रिजेक्टेड। उसके बाद भी उन्होंने, तो ये बेसिकली हम भी केस स्टडीज पढ़ते सुनते, तो उससे हमको भी एक होता है कि ठीक है, देयर इज नो हार्म इन ट्राई। राइट। अगर ट्राई नहीं करोगे तो वैसे ही हार गए हो। तो ट्राई करके आ रहा है, एटलीस्ट यू विल हैव अ सैटिस्फैक्शन कि आपने ट्राई तो किया। मनप्रीत भी मैं देखता था उसको दिन में 10-10, 12-12 ब्राइक्स मीटिंग्स, कहीं आ रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं जी मीट हो रही है। ज़रूरी नहीं 15 से किया तो 15 के 15 लॉक होंगे। राइट। थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, नेगेटिव भी होते थे कि यार इतनी मैंने मेहनत की, इतना किया, बट वो उस वक्त लॉक नहीं हुआ। वो एक थॉट बन जाता है बन जाता कि मैं इतनी मेहनत की बट वो लॉक नहीं हुआ। तो मैंने 1-2 बार देखा है, तो ही नेवर यूज्ड टू गिव अप। क्योंकि मैंने आज पिच की है, आज ब्राइक हुआ, आज ब्राइक को समझ नहीं आया, मे बी आफ्टर 2-3 months डाउन द लाइन, क्योंकि हर कंपनी को अपना इंटरनल भी देखना होता है कि कैसे करना है। और हुआ है 2-3 टाइम जैसे भी हुए, जिनको जब पिच किया था मे बी लास्ट ईयर सितंबर में, एंड दे केम बैक टू अस इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। और हम वही थॉट लेके चलते हैं आगे कि यार ईदर वेज लेट अस ट्राई। दैट्स द परफेक्ट आंसर सर। मतलब तीनों चीज़ों के लिए जो आपने डेफिनेशन दिया। एंड गाइज, आई वुड से द मॉरल ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चक दे फट्टे इज बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि आप जो चाहते हो आप वो डेफिनेटली कर सकते हो। आई होप सर ऑडियंस को हमारा पहला एपिसोड चक दे फट्टे का और खास करके सिमरन सर की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चक दे फट्टे। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत सारा टेक अवेज भी लिया होगा इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये फर्स्ट एपिसोड है, आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।